हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। पीएसआई रैपिड रिवीजन क्लासेस में आप सभी का भव्य एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम राजस्थान के मॉडर्न हिस्ट्री का रिवाइज कर रहे थे, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण। कि हम देखेंगे कि जो हमारा राजस्थान है, आजादी के बाद में उसका एकीकरण किस प्रकार किया गया, किन किन रियासतों को मिलाकर किया गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ है वह कितने चरणों में हुआ है, तो वह 7 चरणों में हुआ है। कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में हुआ है। और एकीकरण कब पूरा हुआ है, तो 1 नवंबर 1956 को हमारा एकीकरण पूरा हो गया। कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। कितने चरणों में, कुल 7 चरणों में। अब इन 7 चरणों के दौरान कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया, किस शर्त के हिसाब से उन्हें शामिल किया गया, या फिर क्या क्या कठिनाई उन्हें शामिल करने में आई थी, उन सभी को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जिस समय भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। उस समय राजस्थान की क्या स्थिति थी, तो आजादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कुल 19 रियासतें। कि राजस्थान 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या था, विभाजित था। 19 रियासतें जिनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब 3 ठिकाने कौन कौन से थे, तो सबसे पहले लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे जो कि आजादी के समय में राजस्थान में थे। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा कौन सा था, तो अजमेर मेरवाड़ा। और प्लस कितनी थी, 19 रियासतें। कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जो वर्तमान में जो हमारा स्वरूप हमें राजस्थान का दिखता है, यह तैयार हुआ था कुल कितने चरणों में, तो कुल 7 चरणों में हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। और आजादी के समय में क्या थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अब उसके अलावा हम बात करें कि एकीकरण का काम आखिर किसने किया गया, तो एकीकरण करने के लिए, क्योंकि ये बात सिर्फ राजस्थान की नहीं, अभी तो सारे भारत में क्या था, राजतंत्र था, राजा महाराजाओं का राज था। अब जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ, वैसे बाकी जगह बाकी राज्यों में भी एकीकरण हुआ था। किनका, रियासतों को राज्यों में या फिर भारत में शामिल करने के लिए। उसके लिए एक विभाग की स्थापना की गई। वह कौन सा विभाग था, उस विभाग का नाम था रियासती सचिवालय। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि जितनी भी रियासतें हैं भारत में, जितनी भी रियासतें हैं, उन सभी को किस में शामिल करना है, भारत में शामिल करना है। कब की गई थी इसकी स्थापना, 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि आजादी से, आप बात करें कि आजादी से 40 दिन पहले इसकी स्थापना कब, 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और सचिव की अगर बात करें तो बीपी मेनन इसके सचिव थे। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो संगठन था वह कौन सा था, तो वह रियासती सचिवालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई 1947 को। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे इसके, बीपी मेनन इसके सचिव थे। अब हम बात करें कि 18 जुलाई 1947 को क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित होता है। इस अधिनियम के तहत में, इस अधिनियम में ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, अब भारत को आजाद करेंगे। ब्रिटेन द्वारा ये कहा गया कि अब हम भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे। साथ ही इस अधिनियम की एक्ट की धारा 8 के तहत क्या थी, कि जो भी रियासतों के साथ में अंग्रेजों की संधियां की गई हैं, वह संधियां क्या कर दी जाती हैं, वह संधियां निरस्त कर दी जाती हैं या समाप्त कर दी जाती है। कौन से अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। यह एक्ट की धारा 8 के तहत कहा गया क्या था, कि रियासतों के साथ की गई संधियों को क्या कर दिया जाता है, रियासतों के साथ की गई संधियों को समाप्त कर दिया जाता है। प्लस उसके बाद में रियासती सचिवालय, जिसने क्या घोषणा करी, कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या क्या हो, 10 लाख हो, या फिर इनकम क्या हो, 1 करोड़ हो, ऐसी कोई रियासत है तो वह क्या कर सकती है, वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। क्या क्या क्राइटेरिया, फिर क्या क्या शर्तें रखी गई थी, या तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 10 लाख, या फिर इनकम कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ आपकी इनकम होनी चाहिए। ऐसी जो रियासतें हैं वह क्या रख सकती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। किसके अनुसार, रियासती सचिवालय की घोषणा के अनुसार यह कहा गया। अब राजस्थान में क्या ऐसी रियासतें थी क्या, तो राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। 4 रियासतों की बात करें तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रियासत थी वह थी हमारी जयपुर। दूसरी रियासत की बात करें तो वह थी उदयपुर। एक रियासत थी हमारी जोधपुर। और एक रियासत का नाम है हमारी बीकानेर।
राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। वह कौन सी रियासतें थी जिनकी एक तो जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या 10 लाख प्लस। इनमें जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख प्लस। और अगर इनकी बात करें इनकी आय क्या थी, तो वही रियासती सचिवालय की घोषणा के अनुसार इनकी आय कितनी थी? 1 करोड़ से इनकी आय अधिक थी। कि इनकी जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख प्लस थी, प्लस इनकी आय या फिर बात करें कि इनकी इनकम कितनी थी, तो 1 करोड़ से अधिक क्या थी? इनकी इनकम थी। इसलिए राजस्थान में से 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। उसके बावजूद इन रियासतों ने अपने स्तर से क्या क्या प्रयास किए, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें राजस्थान यूनियन की। राजस्थान यूनियन किसने बनाई थी? महाराणा भूपाल सिंह ने। और महाराणा भूपाल सिंह उस समय कहाँ के राजा थे? उदयपुर, यानी कि मेवाड़ रियासत। उदयपुर जो कि कौन सी रियासत की राजधानी थी? मेवाड़ रियासत की राजधानी थी। वहां के राजा का क्या नाम था? वहां के राजा का नाम था भूपाल सिंह। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने मिलकर किसके साथ में? राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र की रियासतों को एकजुट करके क्या बनाने की कोशिश की थी? राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी। इसके लिए इन्होंने क्या किए थे? उदयपुर में 2 सम्मेलनों का आयोजित किया था। वह सम्मेलन कब कब हुए थे? 1946 और 1947। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान के वह राजा जिन्होंने मालवा, सौराष्ट्र और राजस्थान की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी, कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। प्लस महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन के लिए कितने सम्मेलन आयोजित किए? 2। कब किए गए थे? 1946 और 47 में। कहां पर किए गए थे? उदयपुर के अंदर वह सम्मेलन आयोजित किए गए थे। और इन सबको यह सलाह कौन दे रहा था? यानी कि इनका किनका? महाराणा भूपाल सिंह का। संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, जिसका नाम आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, वह इनका क्या था? संवैधानिक सलाहकार था, जो कि क्या महाराणा भोपाल सिंह को सलाह दे रहा था, किसकी? राजस्थान यूनियन बनाने के लिए। इसके लिए इन्होंने क्या किए थे? 2 सम्मेलनों का आयोजन भी किया था, लेकिन यह सम्मेलन सफल हुए नहीं। और अंततः क्या हुआ था? अंततः उदयपुर भी क्या राजस्थान में यानी कि भारत में शामिल हो गई थी। अब हम बात करते हैं कि कैसे राजस्थान की जो रियासत थी वह हमारे भारत में शामिल हुई थी। उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जब हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, जब हमने किसान आंदोलन का टॉपिक पढ़ा था, तो मैं आपको अलवर के किसान आंदोलन पढ़ा रहा था। ताकि हमने अलवर का किसान आंदोलन पढ़ा था। उस समय हमने एक पॉइंट देखा था कि जो मेव किसान आंदोलन था, अलवर में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? एक मेव जो किसान आंदोलन मुस्लिम किसानों द्वारा, उसमें सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था। इसलिए वहां पर क्या हुआ था? अलवर में एक जगह पड़ती है तिजारा। अलवर में कौन सी जगह पड़ती है? तिजारा। वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। जब वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, तो क्या करते हैं अंग्रेज? वहां के जो शासक है, अलवर का जो शासक है शिव सिंह, उसको वह हटा देते हैं। किस कारण? कि अलवर में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इसलिए वहां का जो शासक है, अलवर का जो शासक शिव सिंह है, उसको अंग्रेज हटा देते हैं। और अब अलवर पर सीधा कब्जा किसका है? अलवर पर सीधा कब्जा है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का सीधा कब्जा है। यानी कि हम बात करें कि जब राजस्थान का एकीकरण किया जा रहा था, यानी कि जब 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, उस समय अंग्रेजों के पास में राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो आपको ध्यान रखना है कि अलवर उस समय किसके पास था? अलवर उस समय अंग्रेजों के पास था। यानी कि अलवर को मिलाने में भारत सरकार को या रियासती सचिवालय को कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। उससे पहले हम देखते हैं कि रियासती सचिवालय अब उन्होंने कैसे सभी रियासतों को एकजुट किया था। तो रियासती सचिवालय के जो सचिव है कौन? बीपी मेनन। अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे एक एक राजा से बात करते हैं, एक एक रियासत में जाते हैं, राजाओं से बात करते हैं और किस पर हस्ताक्षर करवाते हैं? विलय पत्र पर वह हस्ताक्षर करवाते हैं कि यह हमारा विलय पत्र है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। इस विलय पत्र के अनुसार आप अब भारत का एक अभिन्न अंग है। आपकी जो सेना है, आपका जो झंडा है, वह भारत को सौंप दिया जाए। अब आपका जो ध्वज रहेगा, क्योंकि हर रियासत का या हर राज्य का अपना अपनी सेना, अपना अपना क्या रहता था? झंडा रहता था। लेकिन अब सेना सिर्फ एक रहेगी, वह रहेगी भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, और झंडा भी सिर्फ एक रहेगा, वह रहेगा हमारा तिरंगा। और अब आप क्या है? भारत के एक अभिन्न अंग है। तो क्या करते थे? सभी राजाओं से किस पर हस्ताक्षर करवाते थे? विलय पत्र पर। तो राजस्थान में सबसे पहले हस्ताक्षर कौन करते हैं? तो बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को।
7 अगस्त 1947 को बीकानेर रियासत के जो राजा हैं कौन, सारुल सिंह जी, वह बिलापत्र पर राजस्थान में सर्वप्रथम क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। और उसके अलावा 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के जो महाराजा हैं कौन, उदयभान सिंह जी, वह बिलापत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। और यह राजस्थान की क्या है, अंतिम रियासत है जो कि क्या करती है, बिलापत्र पर हस्ताक्षर करती है। और उदयभान जी, जिनको आप जानते हो, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के ससुर जी, उदयभान जी, जो कि क्या है, धौलपुर के उस समय राजा थे। और यह बिलापत्र पर अंतिम समय में राजस्थान की अंतिम रियासत है जो बिलापत्र पर हस्ताक्षर करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम हस्ताक्षर किया था बिलापत्र पर, वह कौन सी रियासत ने किया था, तो वह बीकानेर रियासत ने किया था। राजा कौन थे, शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह। कब किया था, 7 अगस्त 1947। और जो अंतिम रियासत है जिन्होंने बिलापत्र पर हस्ताक्षर किया था, वह रियासत कौन सी है, धौलपुर। उनके राजा कौन है, उदयभान सिंह, उदयभान जी। और कब इन्होंने हस्ताक्षर किया था, इन्होंने हस्ताक्षर किया था 14 अगस्त 1947। इन्होंने बिलापत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम रियासत कौन है, तो प्रथम रियासत तो बीकानेर, और अंतिम रियासत की बात करें तो अंतिम रियासत है धौलपुर, जिन्होंने बिलापत्र पर हस्ताक्षर किया था। डेट आपको सिर्फ एक याद करनी है, इसका डबल कितना होता है, 7 का डबल कितना होता है, 14। तो यानी कि अंतिम रियासत कौन, धौलपुर, जिसने हस्ताक्षर कब किए थे, 14 अगस्त को हस्ताक्षर किए थे। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा हम बात करें, जब बिलापत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो बांसवाड़ा के जो महारावल थे उनका नाम था चंद्रवीर सिंह जी। उन्होंने एक कथन कहा था कि बिलापत्र पर हस्ताक्षर करते समय ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्योंकि बिलापत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब क्या था कि अब देश में क्या है, लोकतंत्र है, राजा की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। राजा के पास ना तो सेना रहेगी, ना राजा के पास में मोहर रहेगी, ना राजा के पास में उनका खुद का पर्सनल झंडा रहेगा, और कोई भी विशेष शक्ति नहीं रहेगी। और जो उनका राज्य है, उनके राज्य पर भी क्या रहेगा, पूरी तरह से भारत सरकार का अधिकार रहेगा। यानी कि राजा के एक तरह से पूरी तरह से राजा की शक्तियां खत्म कर दी जाएंगी, किसके अकॉर्डिंग, बिलापत्र पर हस्ताक्षर करते। इसलिए बांसवाड़ा के महाराज चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा था कि ऐसा लग रहा है कि बिलापत्र पर हस्ताक्षर करते समय ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि यह कथन किसका था, तो बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह जी का यह कथन था। इसके अलावा हम बात करें कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो ये सभी हमने जो घटनाएं पढ़ी थी जो राजस्थान के एकीकरण से पहले की थी। उसके अलावा हम बात करें कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अलवर जो रियासत थी वह पहले से ही क्या थी, अंग्रेजों के पास में थी। यानी कि अलवर रियासत को शामिल करने के लिए क्या था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उसके अलावा एक और रियासत राजस्थान में थी, वह रियासत थी भरतपुर। भरतपुर को भी उस समय क्या थी, भारत सरकार के पास में थी भरतपुर रियासत। अब भारत सरकार के पास में यह रियासत कैसे आई थी, तो जैसे कि आपको पता है कि 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी की हत्या होती है, तो जब महात्मा गांधी की हत्या होती है उसमें हत्यारा कौन था, नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का हत्यारा था। उसी के साथ में जब भारत सरकार और पुलिस द्वारा छानबीन की जाती है तो हमारे राजस्थान के जो भरतपुर के महाराजा थे उनका भी नाम महात्मा गांधी की हत्या में शामिल पाया जाता है, या फिर उनको संदिग्ध माना जाता है। इसलिए क्या कर लिया जाता है, भारत सरकार द्वारा भरतपुर के राजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जैसे भरतपुर के राजा को गिरफ्तार किया जाता है तो भरतपुर रियासत में अब क्या है, राजा नहीं है, क्योंकि वह तो भारत सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसलिए भरतपुर रियासत पर अब कौन अधिकार कर लेता है, तो भरतपुर रियासत पर अब भारत सरकार अधिकार कर लेती है। क्यों, क्योंकि भरतपुर के राजा का नाम किसमें आ गया था, गांधी हत्याकांड में भरतपुर के राजा का नाम आया था। इस कारण से भरतपुर रियासत पर अब कौन अधिकार कर लेती है, भरतपुर रियासत पर अब भारत सरकार अधिकार कर लेती है। उधर से अलवर के पास, अंग्रेजों के पास अलवर ऑलरेडी था ही। अब जैसे ही अंग्रेज देश छोड़कर जाते हैं तो अलवर भी अब किसके पास आ जाता है, तो अलवर भी अब भारत सरकार के पास में आ जाता है। यानी कि भारत सरकार के पास में राजस्थान में ऑलरेडी 2 रियासत है, कौन कौन सी है, अलवर और भरतपुर।
तो जब प्रथम चरण राजस्थान के एकीकरण का आरंभ किया गया, तो सबसे पहले जो सरकार के पास में जो जगह है उन्हीं को शामिल करेंगी। तो प्रथम चरण में सबसे पहले कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? अलवर और भरतपुर का। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम चरण है उसका क्या नाम देखने को मिलता है? मत्स्य संघ। उनमें कौन सी रियासतें थी? तो आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ में 4 रियासतों को शामिल किया गया था। 4 रियासतों में से 2 रियासत वह थी जो कि भारत सरकार के पास में क्या थी? पहले से ही थी। कौन कौन सी थी? अलवर और भरतपुर। तो अब आपको समझ में आया था कि प्रथम चरण में अलवर और भरतपुर को क्यों शामिल किया गया था? क्योंकि यह 2 रियासत अलवर और भरतपुर भारत सरकार के पास में क्या थी? पहले से थी। इनके अलावा और कौन कौन सी 2 रियासतें थी? तो अलवर और भरतपुर के जस्ट पास में क्या पड़ता है हमारा? धौलपुर और करौली। तो इनको भी क्या कर लिया गया था? प्रथम चरण में शामिल कर लिया गया था। यानी कि हम शॉर्ट में याद करें अगर 4 रियासतों के नाम, तो आप इसको ABCD से भी याद रख सकते हो। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के नाम से भी आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अब जब राजस्थान के एकीकरण चालू हो रहा था, तो कुछ और टर्म्स की जा रही थी कि जैसे जैसे चरण स्टार्ट होते जा रहे थे, जैसे जैसे इन चरणों में क्या किया जा रहा था? रियासतों का विलय किया जा रहा था। अब रियासतों का विलय जब किया जा रहा था, तो जो प्रमुख रियासत थी या कोई बड़ी रियासत थी, उसको या तो क्या करते थे? राजधानी घोषित कर देते थे, या फिर कोई बड़ा ताकतवर राजा था उसको क्या घोषित कर देते थे? राज प्रमुख घोषित कर देते थे। प्लस इनके जो और नेता थे जो इन रियासतों में थे, उनको क्या कर लिया जाता था? उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता था। प्लस किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता था। इस प्रकार से क्या था? सभी को खुश करते हुए भारत सरकार ने क्या किया था? राजस्थान का एकीकरण स्टार्ट किया था। तो जब प्रथम चरण जो कि कौन सा था? प्रथम चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। प्रथम चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। जिसमें कितनी रियासतों को शामिल किया गया था? 4 रियासतें। कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 रियासतों को शामिल किया गया था। तो अब इनमें से सबसे बड़ी रियासत को या सबसे प्रमुख रियासत को तो राजधानी घोषित करना है, सबसे प्रमुख राजा को राज प्रमुख घोषित करना है, प्लस इनके जो और भी नेता अधिकारी गण है उनको क्या करना है? मंत्रिमंडल में शामिल करना है। उन सभी मंत्रिमंडल में शामिल व्यक्तियों में सबसे प्रमुख व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है। इस प्रकार से क्या था? एकीकरण का कार्य हुआ था। तो हम देखते हैं कि जब प्रथम चरण की जो 4 रियासतें थी, उनमें जो सबसे प्रमुख, जो सबसे बड़ी रियासत थी वह अलवर थी, जिसको क्या घोषित किया गया था? जिसको राजधानी घोषित किया गया था। तो मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। प्लस उदयभान सिंह जी जो कि कहाँ के राजा थे? धौलपुर के, उनको क्या बनाया गया था? उनको राज प्रमुख बनाया गया था। प्लस उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो उद्घाटन अब अलवर को राजधानी बना दिया, धौलपुर के राजा को आपने क्या बना दिया? राज प्रमुख बना दिया। बचे करौली के राजा, उनको क्या बना दिया? उनको उपराज प्रमुख बना दिया। उनके राजा का क्या नाम था? गणेश पाल जी था। तो उनको क्या बना दिया? उपराज प्रमुख बना दिया गया था। अब बची कौन? भरतपुर की। तो भरतपुर का क्या दिया जाए? तो साहब भरतपुर में हम क्या कर लेंगे कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कर लेंगे। कब हुआ था उद्घाटन? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन करने कौन आते हैं? तो एनवी गाडगिल, तो उस समय भारत सरकार में मंत्री थे, नेहरू गवर्नमेंट के मंत्री कौन? एनवी गाडगिल जी इसका उद्घाटन करने आते हैं। प्लस आपको ध्यान रखना है कि इन 4 रियासतों के अलावा जो हमने पढ़े थे कि आजादी के समय में राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। तो एक ठिकाना था नीमराणा, तो इस नीमराणा को भी किसमें शामिल किया गया था? प्रथम चरण यानी कि मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। तो हम देखते हैं कि जो प्रथम चरण है, जो हमारे एकीकरण का क्या है? प्रथम चरण है। उसके अंदर अगर हम रियासत की बात करें तो कौन कौन सी रियासतें है? ABCD प्लस नीमराणा, इनको क्या किया गया था? इनको शामिल किया गया था। और अगर हम और थोड़ी बात करें तो राजधानी किसे बनाया गया था? तो राजधानी के बारे में आपको ध्यान रखना है अलवर को। क्या आपको लास्ट में ये टेबल जो याद करनी है, ये टेबल एक तरह से आपको पूरी तरह से रैपिड रिवीजन में याद हो जाएगी। अगर इसको हम थोड़ा और अच्छे ढंग से बनाएं तो हम देखते हैं कि आपको ध्यान रखना है राजधानी किसे बनाई गई थी? अलवर को बनाई गई थी। और राज प्रमुख किसे बनाया गया था? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। तो आपको ये याद हो गया होगा। तो उसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजा को क्या बनाना है? राज प्रमुख बनाना है। किसी प्रमुख रियासत को राजधानी बनानी है।
उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट व्यक्ति या सदस्य है उन सभी को क्या करना है, मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो मंत्रिमंडल में मत्स्य संघ के जो मंत्रिमंडल है उसके कौन कौन लोगों को शामिल किया गया, तो उससे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले जो वहां के जो सबसे एक प्रमुख नेता थे उनका नाम था शोभाराम कुमावत जी। उनको क्या बनाया गया था, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट नेता कौन है, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी, उनको क्या बनाया गया था, डिप्टी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है मत्स्य संघ के राज प्रमुख तो कौन है, उदयभान सिंह जी। प्रधानमंत्री कौन है, शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री कौन है, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी वहां के मत्स्य संघ के क्या है, उप प्रधानमंत्री है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, शोभाराम कुमावत जी। उप प्रधानमंत्री कौन है, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी। और मंत्रियों की अगर हम बात करें तो एक गोपीलाल यादव जी, चिरंजीव लाल शर्मा जी, डॉक्टर मंगल सिंह और मास्टर भोलानाथ, यह इसके क्या थे, मत्स्य संघ के मंत्री थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, पीएम कौन थे, तो पीएम कौन थे, शोभाराम कुमावत जी। और डिप्टी पीएम कौन थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी जी। अगर हम थोड़ा अगर मत्स्य संघ को वन ट्रिक में अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मत्स्य संघ में भाई साहब रियासतें कौन कौन सी थी, तो रियासतें 4 रियासतें थी। कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। जिसमें अलवर को क्या बनाया गया था, अलवर को राजधानी बनाया गया था। भरतपुर में क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, एनवी गाडगिल द्वारा, एनवी गाडगिल जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। राजपुर में की बात करें तो धौलपुर के जो महाराजा हैं कौन, उदयभान जी, उदयभान सिंह, जिसको क्या बनाया गया था, जिनको क्या बनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है इनको राज प्रमुख बनाया गया था। और करौली के जो महाराज हैं उनका नाम क्या है, गणेश पाल, जिनको क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख गणेश पाल। और उनके अलावा थोड़ी और बात करें तो मत्स्य संघ के पीएम किसको बनाया गया था, तो शोभाराम कुमावत। तो पीएम किनको बनाया गया था, शोभाराम कुमावत जी को। और डिप्टी पीएम किन्हें बनाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को क्या बनाया गया था, डिप्टी पीएम बनाया गया था। तो मत्स्य संघ के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे इनके बारे में, प्लस इन 4 रियासतों के अलावा एक ठिकाना जिसको शामिल किया गया था उसका क्या नाम था, नीमराणा ठिकाना, जिसको भी क्या किया गया था, मत्स्य संघ में शामिल किया गया था। और यह राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण है, तो यह राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण है। बाकी अगर आप मंत्रिमंडल की और बात करें तो मंत्रिमंडल जैसे मास्टर भोलानाथ, डॉक्टर मंगल सिंह जैसे नाम है, तो इनको भी आप याद रख सकते हो। हालांकि आपको पीएम और डिप्टी पीएम का क्या है, ज्यादातर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, तो आपको ये चीजें नाम रखते हैं। उसके अलावा हम बात करें सेकंड चरण की, तो सेकंड चरण को क्या नाम दिया गया था, सेकंड चरण को राजस्थान संघ नाम दिया गया था। और ध्यान रखना है कि राजस्थान एकीकरण का जो दूसरा चरण है उसमें सर्वाधिक रियासतों का विलय किया गया था। कितनी रियासतों का विलय किया गया था, तो 9 रियासतों का, 9 रियासतों का यहाँ पर विलय किया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी, तो आपको 9 रियासतों के नाम याद रखने हैं, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यानी कि 3 रियासतें कौन कौन सी हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बिल्कुल नीचे की दक्षिण राजस्थान की, कोटा के साथ में जस्ट क्या है, बूंदी। उसके अलावा एक रियासत कौन सी है हमारी, टोंक, टोंक रियासत है। उसके अलावा अजमेर में एक रियासत पड़ती है उसका नाम है किशनगढ़। भीलवाड़ा में एक रियासत पड़ती है जिसका क्या नाम है, शाहपुरा। और एक रियासत हमारी कौन सी है, कुशलगढ़। इन सभी रियासतों में किस चरण में शामिल किया गया था, इन सभी रियासतों को राजस्थान में दूसरे चरण में शामिल किया गया था, जिसका क्या नाम है, जिस चरण का नाम है राजस्थान संघ। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को विलय किया गया था, तो राजस्थान संघ में 9 रियासतों का विलय किया गया था, प्लस एक ठिकाने का विलय किया गया था। अब ठिकाना कौन सा है, तो जैसे कि आपको पता है 9 रियासत और एक ठिकाना, उस ठिकाने का नाम क्या है, कुशलगढ़ है। अब 9 रियासतें कौन कौन सी है वह आपको अच्छी तरह याद होगी होंगी। अगर आपको नाम भी याद रखना है तो कोटा के साथ में क्या आता है, कोटा बूंदी, प्लस
बिल्कुल नीचे राजस्थान की कौन कौन सी है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 रियासतें हैं। इनके अलावा एक सिंगल रियासत आपको याद रखनी है, टोंक। अजमेर में क्या पड़ता है, अजमेर में हमारे आता है किशनगढ़। अजमेर में क्या आता है, किशनगढ़। भीलवाड़ा में एक रियासत पड़ती है, उसका नाम क्या है, शाहपुरा। ठीक, ये रियासतें हैं। इसके अलावा एक रियासत और, कुशलगढ़। इसके अलावा और कौन सा ठिकाना है, कुशलगढ़। इन सभी रियासतों को मिलाकर जो सेकंड चरण है वह हमारा कंप्लीट होता है, जिस सेकंड चरण का क्या नाम दिया गया था, सेकंड चरण को राजस्थान संघ कहा गया था। अब इनमें भी वही सिस्टम जो मत्स्य संघ में था कि सबसे बड़ी राजधानी, सबसे बड़ी रियासत राजधानी, सबसे बड़े राजा को राज प्रमुख। तो इनमें कोटा जो है, कोटा के जो राजा थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था भीम सिंह जी। कोटा के जो महाराज थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था भीम सिंह जी। तो भीम सिंह जी को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। प्लस कोटा एक बड़ी रियासत थी, कोटा से अलग होकर झालावाड़ जैसी रियासत बनी है। कोटा से छोटी रियासत कौन सी है, बूंदी, जो कि कोटा से अलग होकर बनी है। इसलिए कोटा को क्या है कि कोटा के राजा को तो राज प्रमुख बनाया गया था, और कोटा को क्या है, राजधानी बनाया गया था। प्लस कोटा में क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था, 25 मार्च 1948 को क्या किया गया था, कोटा में उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा, एनवी गाडगिल जी द्वारा किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ था, तो प्रथम चरण का उद्घाटन 18 मार्च 1948। जस्ट इसके थोड़े दिन बाद ही सेकंड चरण का उद्घाटन कब किया गया था, 25 मार्च 1948 को इसके सेकंड चरण का उद्घाटन किया गया था। दोनों उद्घाटन किसने किए थे, तो दोनों उद्घाटन एनवी गाडगिल साहब ने किए थे। एंड दोनों उद्घाटन किसने किए थे, दोनों उद्घाटन एनवी गाडगिल जी ने किए थे। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ और द्वितीय चरण का क्या नाम था, राजस्थान संघ। द्वितीय चरण का नाम था, जिनके अंदर राजस्थान की सर्वाधिक रियासतों को राजस्थान में शामिल किया गया था। अब कोटा को तो क्या बनाया गया था, कोटा को राजधानी, कोटा के राजा भीम सिंह को राज प्रमुख, और कोटा में उद्घाटन किया गया था। उसके अलावा बाकी रियासतों क्या, तो कोटा से बाद में एक रियासत है बूंदी, जहाँ के राजा का नाम है बहादुर सिंह जी। इनको क्या बनाया गया था, वरिष्ठ उपराज प्रमुख। अब डूंगरपुर रियासत के राजा लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया था, कनिष्ठ राज प्रमुख। यानी कि यहाँ पर दो पोस्टें जनरेट हुई थी, एक तो वरिष्ठ राज प्रमुख की और दूसरी किसकी, कनिष्ठ राज प्रमुख की। इसके अलावा बाकी सब चीजें किसको दी गई थी, कोटा को दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि राजधानी कौन, राजस्थान संघ की कोटा। राज प्रमुख कौन, कोटा के महाराजा भीम सिंह। वरिष्ठ राज प्रमुख कौन, बूंदी के राजा बहादुर सिंह जी। कनिष्ठ राज प्रमुख कौन, डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह जी। अब जब ये रियासतें थी कौन सी, किशनगढ़ और शाहपुरा, जब इन रियासतों को राजस्थान संघ में शामिल किया गया था, तो जो हमारा राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश था वह कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। तो इन्होंने क्या किया था, इनका विरोध किया था, किनका, किशनगढ़ शाहपुरा को राजस्थान संघ में शामिल करने का विरोध किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्लस इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो उद्घाटन 25 मार्च 1948 को एनवी गाडगिल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके अलावा हम बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा चरण जस्ट इसके थोड़े दिन बाद ही हुआ था। उस चरण में क्या हुआ था, इस चरण में राजस्थान में एक और रियासत शामिल हो गई थी। कि भाई दूसरे चरण में तो हमने किसको शामिल कर लिया था, दूसरे चरण को हमने क्या नाम दिया था, राजस्थान संघ। अब उसी राजस्थान संघ में एक रियासत और शामिल होती है, वह थी मेवाड़। मेवाड़ जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण रियासत, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली, सबसे ज्यादा इनकम वाली, और जिसका इतिहास गौरवशाली रहा है, वह रियासत किसमें शामिल हो रही है, हमारे राजस्थान में शामिल हो रही है। उसको क्या नाम दिया गया था, तृतीय चरण। और उस तृतीय चरण का क्या नाम था, संयुक्त राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान संघ की वह सभी रियासतें, कितनी, 9 रियासतें, प्लस एक रियासत कौन सी शामिल होती है, मेवाड़। अब क्योंकि मेवाड़ एक बड़ी रियासत है, मेवाड़ के राजा का पद ऊंचा है, उदयपुर एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए मेवाड़ के राजा कौन, भूपाल सिंह, जिनको क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। और इसीलिए अब राजधानी किसको ट्रांसफर कर दिया गया था, राजधानी उदयपुर को ट्रांसफर कर दी गई थी। और इसका उद्घाटन भी अब कहां पे किया जा रहा है, उद्घाटन भी उदयपुर में किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया जा रहा है। किसके द्वारा, राजस्थान की एक बड़ी रियासत राजस्थान में शामिल हो रही है,
तो उसका उद्घाटन करने के लिए भारत के सबसे बड़े नेता को आना चाहिए। तो भारत के उस समय के सबसे बड़े नेता कौन? प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 चरणों की अभी हमने बात करी। जो प्रथम चरण है 18 मार्च, द्वितीय चरण है 25 मार्च, और अगर थर्ड चरण की हम बात करें तो उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो उसका उद्घाटन हुआ था 18 अप्रैल 1948। और थर्ड चरण को क्या नाम दिया गया था? थर्ड चरण को हमने नाम दिया था संयुक्त राजस्थान, जिसके अंदर क्या कौन सी रियासत शामिल होती है? मेवाड़ रियासत शामिल होती है। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत शामिल होती है। प्लस कौन था साथ में? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ यानी कि दूसरे चरण की सारी रियासतें और मेवाड़ एक साथ शामिल होते हैं। इस चरण को क्या नाम दिया गया था? थर्ड चरण। और इसका उद्घाटन कहाँ पे होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका उद्घाटन उदयपुर में होता है। किसके द्वारा होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। बाकी के और चरण हैं राजस्थानीकरण के, वह हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।